जय हिंद दोस्तों, आपका अपने गुरुकुल में स्वागत है। देखिए आज हमारा नया प्रैक्टिस सेट है आपका एएलपी सीबीटी 2 का 22 जनवरी यानी कि 22 जनवरी 2019 को जो आपका पेपर हुआ था उसका शिफ्ट नंबर 1 है। ठीक है, 21 जनवरी का शिफ्ट 1, 2, 3 हमने तीनों करा दिया है। ये आपका 22 जनवरी का है शिफ्ट नंबर 1 बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का प्रैक्टिस सेट है यानी कि PYQ। ठीक, तो इसमें देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के द्रव्यमान घनत्व या घनत्व को उसके किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? द्रव्यमान प्रति इकाई क्षेत्रफल, द्रव्यमान प्रति एम्पीयर, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन या द्रव्यमान प्रति इकाई लंबाई। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन। ठीक है, यानी कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, और इसका जो मात्रक होता है द्रव्यमान का किलोग्राम बटे आयतन का मीटर क्यूब। तो बीमा हो जाएगा ml⁻³ ठीक है, तो आपका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब इसमें देखिए लिखा है कि आपेक्षिक घनत्व मात्रक और बीमाहीन राशि होती है। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व जो होता है वो मात्रक और बीमाहीन राशि होती है। पारा का आपेक्षिक घनत्व जो होता है वो 13.6 होता है। पारा का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 13.6 होता है। देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन किसी भी मानक इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है? 3:3, 1:2, 1:3 या 2:2। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1:2। ठीक है, देखिए शीट की जो मोटाई मापने के लिए, शीट की मोटाई को मापने के लिए प्लग गेज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्लग गेज एक होता है जिसके द्वारा हम लोग शीट की मोटाई को मापते हैं कि शीट कितना मोटा है। 1 मिलीमीटर स्क्वायर सतह क्षेत्रफल वाली ड्राइंग शीट का नाम A0 या A0 होता है। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर सतह क्षेत्रफल वाली ड्राइंग शीट का नाम A0 या A0 होता है। देखिए अगला सवाल है हमारा आपका तीसरा सवाल, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। ठीक है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल पर अभिमुख होते हैं। -30 डिग्री सेंटीग्रेड, -40 डिग्री सेंटीग्रेड, -50 या -20। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल पर अभिमुख होते हैं। तो देखिए C/5 बराबर F-32/9। यह बोला कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल पर अभिमुख होते हैं, ये दोनों को क्या करेंगे? बराबर करेंगे। तो F और C बराबर मान लिए हम लोग यक्स। तो यहाँ हो जाएगा कितना? यक्स लिखेंगे तो यक्स ये 9 का गुणा हो जाएगा तो 9x/5। फिर यहाँ से आपका F माइनस हो जाएगा यक्स बराबर -32। हल करेंगे तो 5x यानी कि 9x - 5x/32/5 बराबर -32। तो यहाँ से हल करेंगे तो x बराबर -40 डिग्री आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट यह है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड या -273 डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य तापमान कहते हैं। ठीक है, और इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी -40 डिग्री हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है चौथा, किसी मशीन की दक्षता कभी भी खाली स्थान नहीं हो सकती। तो किसी भी मशीन की दक्षता कभी भी 100% नहीं हो सकती। ठीक है, उसमें कुछ न कुछ कम रहेगा। 100% पूरा भी कभी भी जब दक्षता मशीन की 100% नहीं हो सकता है। अगला देखिए सवाल है आपका पांचवा, दो प्रतिरोधकों 20 ओम और 30 ओम को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए दो प्रतिरोध 20 और 30 को समांतर क्रम में जोड़ दिए। इस संयोजन को 8 ओम प्रतिरोध, 8 ओम प्रतिरोध और 12 वोल्ट बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। 8 ओम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में 12 वोल्ट का बैटरी से जोड़ देंगे। तो 20 ओम प्रतिरोध में धारा कितनी होगी? इस वाले प्रतिरोध में हमको बताना कि धारा कितना होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए इसको सवाल को, ये आपका फिगर यहाँ से बन गया है।
अब देखिए हल जो इसका है, सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। R1 और R2 में टोटल R का मान कितना हो जाएगा, तो आपका फार्मूला R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2 लगाइए, या तो 1/R1 प्लस 1/R2 लगाइए। तो यहाँ से आपका R12 यानी कि इन दोनों को मिला के जो टोटल R इक्विवेलेंट जो आएगा आपका 12 ओम आ जाएगा। और 12 ओम और 8 ओम श्रेणी में जुड़े हैं, तो 12 और 8 प्लस हो जाएगा, सीधे 20 ओम हो जाएगा। और भी का मान है हमको 12। तो सबसे पहले हम लोग टोटल इसमें हम लोग निकालेंगे धारा कितना होगा। तो धारा I बराबर V बटे R, V 12/R हो जाएगा 20। तो काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 3/5 एम्पियर धारा आ गया। ठीक है, अब हमको निकालना कि 20 ओम में धारा कितना आएगा इस वाले में। ठीक है, तो 20 ओम प्रतिरोध में धारा का मान निकालेंगे तो R1 में निकालना है हमको। तो R1 बराबर, जिसमें निकालना है उसको छोड़ के इसमें I से गुणा करेंगे दूसरे वाले प्रतिरोध में। तो R2 यानी कि इसको छोड़ के R2 बटे R1 प्लस R2 करेंगे। ठीक है, तो R1 निकालना है, तो R1 को छोड़ के बाकी R2 हो जाएगा हमारा। R2 तो I का मान कितना है 3/5, R2 हमारा है 30 ओम, 30 बटे R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 जोड़ो कितना आएगा 20, 30, 50, तो 50 हो गया। ठीक है, R1 देखिए 20, R2 हमारा 30 है। तो अब यहाँ से देखिए इसको हल करेंगे तो 5 से 30 कटेगा 6 बार, 6 का गुणा 3 में करेंगे 18/50, फिर 50 का भाग देंगे तो हमारा 0.36 एम्पियर आ जाएगा। तो इसका देखिए आंसर कौन सा होगा, ABC। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा करेक्ट आंसर है 0.36 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले करना क्या था हमको कि इन दोनों को हल करके R का मान निकालेंगे, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ के इसको, तो हमारा 12 आएगा यहाँ से, ये 8 आपका 20 आ गया। V का मान है 12, तो I का मान हो गया 3/5 एम्पियर। निकालना इसमें हमको धारा का मान, तो हम लिखेंगे फार्मूला IR2 लगाएंगे। ठीक, IR2 बटे R1 प्लस R2, IR2 बटे R1 प्लस R2, तो I का मान 3/5, R2 30 बटे R1 प्लस R2 हमारा 50। इसको हल करेंगे तो हमारा 0.36 एम्पियर आंसर आ जाएगा। देखिए अगला सवाल है, कोई लोड पाने के लिए लगाए जाने वाला बल खाली स्थान होता है, प्रयत्न, वेग अनुपात, वजन, यांत्रिक लाभ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रयत्न। ठीक है, कोई लोड पाने के लिए लगाए जाने वाला बल प्रयत्न होता है। देखिए अगला सवाल है, खाली स्थान को उस समय दर के तौर पर तय किया जाता है कि जिस पर काम किया जाता है या ऊर्जा स्थानांतरित की जाती है। विस्थापन, दूरी, बल, शक्ति या पावर। तो उसको हम लोग पावर कहते हैं यानी कि शक्ति। ठीक है, शक्ति का जो फार्मूला होता है P बराबर होता है आपका W/T, या P बराबर आपका होता है V इंटू आई। ठीक है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, P बराबर W/T। शक्ति यानी P हो गया, एक अदिश राशि होती है, मात्रा जूल बटे सेकेंड या जूल सेकेंड इनवर्स। और इसको लिखेंगे क्या, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -3। ठीक है, और एक HP बराबर आपको होता है 746 वाट। इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक HP बराबर कितना होता है 746 वाट होता है। तो देखिए इसमें अगला सवाल है हमारा, बहुत से कम समय में अचानक से किसी वीडियो या फोटो की लोकप्रियता में होने वाले अनुभव को खाली स्थान कहा जाता है। वायरल, वायरस, वाईफाई या स्पैम। तो उसको हम लोग वायरल कहते हैं, यानी कि जब इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप कोई भी वीडियो या फोटो अपलोड करते हैं या पोस्ट करते हैं, तो अगर तुरंत उस पर मिलियन व्यूज आ जाए या मिलियन या लाख में आपका लाइक मिल जाए, यानी कि उसका क्या होता है, वह वायरल हो जाता है। वायरल होने का मतलब कि बहुत ही कम समय में वो बहुत सारे लोगों ने उसको लाइक किया है या बहुत सारे लोगों ने उसे देखा है, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, वायरल हो गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होगा वायरल करेक्ट आंसर होगा। तो अब देखिए इसमें अगला सवाल है हमारा 9 नंबर, किसी प्रणाली में भेजी जाने वाली ऊष्मा को
खाली स्थान में मापा जाता है। एम्पियर, किलोवाट, डिग्री, केल्विन या जूल। तो जूल जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊष्मा को किस में मापते हैं हम लोग? ऊष्मा का मात्रक जूल होता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है और सीजीएस मात्रक जो होता है वह कैलोरी होता है। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ऊष्मा के बढ़ने से तापमान बढ़ता है और ऊष्मा का प्रभाव तापमान अंतर के कारण होता है। ठीक है, तो इतना चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। देखिए अगला सवाल है 10 नंबर। न्यूनतम प्रतिरोधकता वाले सुचालक कंडक्टर की पहचान करें। चांदी, तांबा, आयरन या एल्यूमिनियम। तो सुचालक चांदी। ठीक है, न्यूनतम प्रतिरोध यानी कि सबसे कम प्रतिरोध चांदी का होता है, यानी कि सबसे अच्छा चालक जो होता है वह चांदी होता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। देखिए चालकता का जो क्रम होता है सबसे ज़्यादा चांदी का होता है, फिर उससे कम तांबा का, उससे कम एल्यूमिनियम का, उससे कम आयरन या लोहा का होता है। देखिए यहाँ पे फार्मूला है कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या होता है? रो बराबर ई बटा जे। ई आपका होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बटे जे जो होता है आपका धारा घनत्व होता है। प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है इसका ओम इंटू मीटर होता है। और प्रतिरोधकता की जो बीमा होती है, आप लोग CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं, आपको मात्रक और बीमा अच्छे से आना चाहिए। ये प्रतिरोधकता का जो बीमा होता है mL³ T⁻³ A⁻² होता है। ठीक है, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सिग्मा बराबर 1/ρ। ठीक है, अब देखिए 11 क्वेश्चन नंबर। लंबाई L और त्रिज्या R वाले किसी बेलनाकार तार का प्रतिरोध R है। उसी सामग्री में बनी आधी लंबाई वाली और आधी त्रिज्या वाली किसी दूसरे तार का प्रतिरोध कितना होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसी का जो भी है, L लंबाई और R त्रिज्या वाले बेलनाकार तार का प्रतिरोध R है। तो जब यहाँ पे बोला कि उस सामग्री से बनी आधी लंबाई वाली और आधी त्रिज्या वाली किसी दूसरे तार का प्रतिरोध कितना होगा, उसका 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 2R हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल हमारा। यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए आप लोग R प्रोपोर्शनल होता है L के प्रोपोर्शनल होता है, और यानी कि सम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L के होता है और अनुक्रमानुपाती होता है L के, और व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल के। तो आपका क्षेत्र लंबाई क्या बोला है कि लंबाई और त्रिज्या दोनों को आधा कर देंगे। लंबाई को आधा करने का मतलब 1/2 हो जाएगा, L/2 हो जाएगा, और क्षेत्रफल भी आधा हो जाएगा ना, त्रिज्या आधा होगा तो क्षेत्रफल एक जगह आप लोग रखेंगे इतना, क्षेत्रफल πr²। तो आपका हो जाएगा πr² का मतलब कि उसका आधा हो जाएगा, तो r²/4। तो 4 यहाँ से ऊपर चला जाएगा, तो ये 4 यहाँ, ये कट जाएगा 2, और ये आपका हो जाएगा कितना? L/A। ठीक है, ये A हो जाएगा L/A, और यहाँ पे 2 बचेगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए 12 नंबर है। 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 10 मीटर पर सेकेंड के वेग के साथ चल रही है। वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो 1/2 mv² फार्मूला है, इसको लगाइए, सीधा आपका आंसर 50 जूल आ जाएगा। देखिए अगला सवाल है 13 नंबर। खाली स्थान यह बताता है कि किसी धातु के तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा इसका तापमान समान होने पर भी इसके छोरों पर संभावित अंतर भी के सीधे समानुपातिक होता है। यह ओम का नियम होता है। ठीक है, ओम का नियम के अनुसार भी प्रोपोर्शनल हटेगा तो आर आ जाएगा, यानी कि भी बराबर आई इंटू आर। ये आपका हो जाएगा विभवांतर धारा और प्रतिरोध। कूलाम का नियम का जो फार्मूला होता है यह बराबर K इंटू Q1 Q2/R² होता है।
देखिए अगला 14 नंबर सवाल है, तृतीय कोणीय प्रक्षेप के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। तो इसका देखिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा कि प्रक्षेपण का तल वस्तु और प्रेक्षण के बीच स्थित होता है। ठीक है, तृतीय कोणीय प्रक्षेप में प्रक्षेपण का जो तल होता है वो वस्तु और प्रेक्षण के बीच स्थित होता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 15 नंबर, पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली है, विकिरण, वाष्पीकरण, चालन या संवहन। तो पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली है, आपका आंसर होगा संवहन। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए आपका एक सवाल इसमें 16 नंबर, कि किसी गेंद को 30 मीटर पर सेकेंड की गति से ऊपर की ओर फेंका जाता है, यानी कि यू का मान है 30 मीटर पर सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद यानी टी का मान है 4 सेकेंड के बाद इसके विस्थापन का परिमाण कितना होगा। जी का मान है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस बताना है हमको कितना आएगा। तो यस बराबर ऊपर फेंका जाता है तो यू टी माइनस हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। यू का मान 30, टी का मान 4, -1/2, जी हो जाएगा 10, टी 4। तो इसको हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 40 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, देखिए 17 नंबर सवाल है, कार्य करते समय घर्षण के प्रवाह के कारण मशीन का कार्य आउटपुट जो होता है वो कार्य इनपुट से हमेशा कम होता है। ठीक है, 100 ग्राम भार वाले शीशे के किसी खंड को 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। खंड में स्थानांतरित ऊष्मा की मात्रा की गणना करें। तो ये आपका देखिए सवाल है और इसमें आपको शीशे की विशिष्ट ऊष्मा दिया है 127। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा इसमें दे दिया है। तो देखिए यम का मान है 100 ग्राम में, तो किलोग्राम में बदल देंगे तो 0.1। विशिष्ट ऊष्मा यानी कि यस का मान 127 दिया है। तापांतर हमको दिया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी डेल्टा टी हो जाएगा 50 - 20 या बराबर 30 डिग्री सेंटीग्रेड। फार्मूला होता है Q बराबर mh डेल्टा टी। स्थानांतरित ऊष्मा की मात्रा गणना करना यानी कि Q का मान बताना है। यम का मान 0.1 इंटू यस का मान 127 इंटू डेल्टा थीटा या टी जो होता है आपका 30 आ जाएगा तापांतर। इसको हल करेंगे तो आपका Q बराबर 381 जूल आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए देखिए 381 जूल आपका करेक्ट आंसर होगा। ये था 18 नंबर सवाल। देखिए अगला सवाल है आपका 19 नंबर सवाल में आपका बोला है कि उच्चतम प्रतिरोधकता वाले सुचालक या कंडक्टर की पहचान करें, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम या पारा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पारा। ठीक है, अगला देखिए, शुद्ध पानी का घनत्व लवण युक्त पानी के घनत्व से होता है। शुद्ध पानी का जो घनत्व होगा वह लवण युक्त पानी के घनत्व से हमेशा कम होता है। पानी का घनत्व तापमान के साथ बदलता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व क्या होता है, अधिकतम मैक्सिमम होता है। ठीक है, देखिए 21 नंबर सवाल है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल मार्ग लंबाई है जिसे वस्तु के स्थानांतरित होने के दौरान कुल समय अंतराल द्वारा विभाजित किया जाता है। एक समान त्वरण, औसत गति, तत्कालिक त्वरण या तत्कालिक वेग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा औसत गति हो जाएगा। देखिए सेम एक और क्वेश्चन आ गया है 22 नंबर की, प्रत्येक 20 ओम वाले दो प्रतिरोधकों को समांतर में जोड़ा जाता है। दो प्रतिरोध को 20 ओम के दो प्रतिरोध को समांतर में जोड़ दिए और इस संयोजन को 40 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा जाता है। इसको 40 वोल्ट के आपूर्ति से जोड़ दिए। प्रत्येक प्रतिरोध का वोल्टेज ज्ञात कीजिए। प्रत्येक प्रतिरोध का वोल्टेज ज्ञात कीजिए। ये आपका समांतर में है तो समांतर में जब लगता है तो वोल्टेज समान होता है, धारा अलग अलग होता है। ठीक है, तो एक का वोल्टेज निकालेंगे तो दूसरे का भी वही रहेगा, तो किसी एक का निकाल लेंगे, हो जाएगा आंसर हमारा। तो R1 20 है, R2 20 है, B हमारे 40 है। तो R इक्विवेलेंट हम लोग निकालेंगे R, तो R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2 आपका आ जाएगा हल करने पर 10 ओम।
ठीक है। इन दोनों को हल करने पर जो आपका टोटल रजिस्टेंस निकल कर आएगा 10 ओम आ जाएगा। आई बराबर भी बटे आर, भी है 40, आर है, आर कितना आपका आया है निकालना कि इसमें हमको, तो प्रत्येक प्रतिरोध का वोल्टेज, तो मान लीजिए आर का मान हमारा भी, इसी में किसी एक में निकाल लेते हैं। तो आई बराबर भी बटे आर, तो भी आपका 40 बटे आर आपका 20, तो आई का मान आ गया 2 एम्पियर। ठीक है, आई का मान आ गया आपका 2 एम्पियर। अब R1 में प्रोवाइड वोल्टेज, R1 में हमको वोल्टेज बताना है, तो वोल्टेज V बराबर आई इंटू आर, तो आई कितना है 2 एम्पियर, आर कितना हो जाएगा आपका 20, तो V बराबर 40 वोल्ट। तो अब देखिए यहाँ पे 40 वोल्ट आ गया V का मान। तो समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध में वोल्टेज का मान समान होता है और विद्युत धारा का मान भिन्न भिन्न होता है, तो आपका V का मान कितना आ जाएगा 40 वोल्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल है 23 नंबर की, एक मील लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है। तो एक मील लगभग 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। और इसमें कुछ और है कि एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर। ठीक है, 1 केजी बराबर होता है 2.205 पाउंड होता है। एक गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर होता है। एक औंस बराबर होता है 28.35 ग्राम होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। ये आपका हो गया 23 नंबर सवाल। अब अगला देखते हैं हम लोग सवाल, जब 1 किलोग्राम पानी को, जब 1 केजी पानी को 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है, तो इसका आयतन कितना होगा। तो यहाँ पे 1 केजी पानी की जगह आपका 1 लीटर पानी होगा, केजी में कौन सा पानी होता है। ठीक है, 1 लीटर पानी होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है कि जल का जो घनत्व होता है वह 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है और जल का आयतन जो होता है वह 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर न्यूनतम होता है। जल को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, तो पहले जो आयतन उसका घटेगा और फिर न्यूनतम होगा और फिर बढ़ेगा। ठीक है, जल को अगर 2 डिग्री से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे तो सबसे पहले उसका आयतन घटेगा, फिर न्यूनतम हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा बढ़ेगा। तो बर्फ़ के पिघलने के बाद आयतन क्या होता है घट जाता है। बर्फ़ जब पिघलता है तो उसका आयतन क्या होता है घट जाता है। ठीक है, देखिए 25 नंबर सवाल, ऊंचाई h पर 20 केजी भार वाली किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है, तो h का मान बताना है। g का मान है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो m है 20 केजी, p 600 जूल, h बताना है, g का मान है 10। पोटेंशियल एनर्जी p बराबर mgh 600 बराबर mgh, तो h का मान 3 मीटर। आपका 25 नंबर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 26 नंबर है वीडियो का अंतिम सवाल है कि दो सतहों के बीच बनी एक छोटी कोड़ी सतह को कहा जाता है, तो इसको हम लोग चैम्फर कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का अंतिम सवाल 26 नंबर। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो क्वालिटी में कोई दिक्कत हो तो बताएं, क्योंकि मोबाइल बहुत ही पुराना है, 2018 का मोबाइल है, तो क्वालिटी बहुत ही ख़राब हो सकता है हो, तो फिर भी कोशिश करने कि आप लोगों को हम बता पाएँ। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को हमारे लाइक भी करें और दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक यू।